चेक किया? जी सर। हाँ, सेक्शन 164 सीआरपीसी में आपके दो टाइप के स्टेटमेंट्स हैं। एक आपका कन्फेशन, वन इज कन्फेशन, और दूसरा आपका है अदर स्टेटमेंट्स। तो कन्फेशन तो आपका है, कन्फेशन तो आपका सब्सटेंटिव एविडेंस है, लेकिन सेक्शन 164 में जो अदर स्टेटमेंट्स हैं तो दैट इज नॉट एन सब्सटेंटिव एविडेंस। जैसा कि आप सब लोग कल कह रहे थे, मैंने एक आध बुक्स और चेक करी, तो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। दैट कैन ओनली बी यूज फॉर कॉन्ट्रडिक्शन एंड कोरोबोरेशन। बस ये फर्क अलग है कि जो सेक्शन 161 सीआरपीसी में स्टेटमेंट्स हैं वो पुलिस लेती है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, और ये आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेता है 164 में। और सेक्शन 164 में जो स्टेटमेंट्स हैं, क्या ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही लिए जाएंगे कि बाद में लिए जा सकते हैं? बताइए। सेक्शन 164 के जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या आफ्टर इन्वेस्टिगेशन में लिए जा सकते हैं? सेक्शन 161 में तो आपका ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ही है पुलिस का, लेकिन सेक्शन 164 जो आपका स्टेटमेंट है दैट कैन बी टेकन एट एनी टाइम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। मतलब इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट हो गया है उसके बाद भी 164 का स्टेटमेंट जो है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल वो लिया जा सकता है 164। तो कई बार डिफरेंस आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्शन 161 सीआरपीसी और सेक्शन 164 सीआरपीसी। तो पहला स्टेटमेंट तो है सेक्शन 161 का जो स्टेटमेंट है उसकी कुछ कैटेगरीज है, कैसे कैसे लिया जाएगा। ट्रुथ होना चाहिए, सारा सब तमाम चीजें हैं, पुलिस लेती है। 164 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 161 का जो एविडेंशियरी वैल्यू है या कैसे उसको यूज करेंगे आप, वो 162 में प्रिस्क्राइब्ड है। जबकि 164 में दो टाइप के स्टेटमेंट्स हैं, एक आपका कन्फेशन और एक अदर स्टेटमेंट्स। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन जो आपका दैट इज सब्सटेंटिव एविडेंस, लेकिन कन्फेशन के अलावा जो स्टेटमेंट्स है 164 में दे आर नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस। उनका भी प्रयोग या तो कोरोबोरेशन के लिए या कॉन्ट्रडिक्शन के लिए किया जाएगा, सेक्शन 145 या सेक्शन 157 में। ठीक। जबकि 161 में केवल कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज हो सकता है सेक्शन 145 के अनुसार। तो कई डिफरेंसेस हैं आपके। प्लस 164 का स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होगा, बकायदा उसका एक सिस्टम दे रखा है, एक प्रोसीजर दे रखा है, उसी ढंग से रिकॉर्ड होगा। अगर उस ढंग से रिकॉर्ड नहीं होगा तो फिर 164 का स्टेटमेंट वो माना नहीं जाएगा। तो खास पर्पज है कि उसके एविडेंशियरी वैसे बड़े बड़े सब्सटेंटिव, लेकिन उसका खास उसका एक वेट है। केस लॉ लिखिए तो, स्टेट ऑफ दिल्ली वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली वर्सेस श्री राम लोहिया, AIR 1960 SC 490। स्टेट ऑफ दिल्ली वर्सेस श्री राम लोहिया, AIR 1960 SC 490। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा और नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट under section 164 CRPC is not an substantive evidence
बट इट कैन बी यूज्ड फॉर कोरोबोरेशन और कॉन्ट्रडिक्शन। इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो नॉन कन्फेशनल दो टाइप के स्टेटमेंट है सेक्शन 164 में, एक कन्फेशन वाला, एक कन्फेशन के अलावा। तो अलावा के लिए बात हो रही है, ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, लेकिन इनका प्रयोग कॉन्ट्रडिक्शन 145 या कोरोबोरेशन 157 एविडेंस एक्ट के अनुसार हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में कहा। सेकेंडली, राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस बात में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही। राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that non-confessional statement under section 164 CRPC is not an substantive evidence and it can be used for section 157 and section 145, that is for corroboration and contradiction। ठीक है, अब आइए बकायदा सेक्शन 164 का बकायदा कुछ कंडीशंस हैं। कारण जो सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि कन्फेशन मेड बिफोर पुलिस इज नॉट एडमिसिबल। पुलिस के समक्ष अपराध को स्वीकार करना, कन्फेस करना, वह साक्ष्य के लिए ग्राह्य नहीं है, सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कन्फेशन की वैल्यू होती है। तो कन्फेशन का एक तरीका और दे रखा है सीआरपीसी में, वो सेक्शन 164 में है, जो कि मजिस्ट्रेट के सामने होगा और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ही होगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने ही होगा। अगर कोई कन्फेशन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने है तो मान्य नहीं होगा। देखिए जरा केस लॉ, तो इन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघाड़ा सिंह, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट any statement, any confessional statement recorded by any other magistrate other than empowered under section 164 CRPC, 164 CRPC में जिन मजिस्ट्रेटों को अधिकार दे रखा है, अधिकृत कर रखा है कन्फेशन को रिकॉर्ड करने का, उनके अलावा कोई रिकॉर्ड करता है तो वह 164 का एविडेंस नहीं माना जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मजिस्ट्रेट जो रिकॉर्ड कर रहा है उसका ओरल एविडेंस नहीं देगा कि हाँ हमने रिकॉर्ड किया था, बकायदा रिटर्न ही होना चाहिए। 164 की शर्त यह है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस वाद में स्टेट ऑफ सिंघाड़ा सिंह में, कि जिन मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया उनके अलावा को रिकॉर्ड करेगा या मजिस्ट्रेट जिसे रिकॉर्ड किया अगर ओरल एविडेंस देने का प्रयास करेगा तो वह 164 में एविडेंस के तौर पर नहीं माना जाएगा। ये आपको लिख लेना है। और एक और जो इंपॉर्टेंट आपका है, देखिए, हाँ यही जो लिखा है मैंने आपको, सेक्शन 164 CRPC includes safeguards for the accused person. Hence, any oral evidence given by the magistrate with respect to confession will not be treated as an evidence as per section 164 CRPC। मतलब सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि 164 में बाकायदा जो अक्यूज है उसको संरक्षण दिया गया है, बाकायदा एक प्रोसीजर बनाकर कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेगा, रिटर्न होगा, जो प्रोसीजर दिया हुआ है। तो अगर कोई ओरल एविडेंस आके देता है मजिस्ट्रेट कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा कन्फेशन लिया था, तो वो नहीं माना जाएगा।
तो ध्यान ये रखना है कि सेक्शन 164 सीआरपीसी का कन्फेशनल स्टेटमेंट एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। उसका बाकायदा एक प्रोसीजर है, बाकायदा उसमें एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट्स हैं, और इस बात का एक शर्त और है, 164 के बारे में बताना होगा मजिस्ट्रेट को, जिस व्यक्ति का स्टेटमेंट लिया जा रहा है, कि जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं यह स्टेटमेंट आपके विरुद्ध भी प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरी चीज, मजिस्ट्रेट सुनिश्चित करेगा कि वह एक्यूज व्यक्ति स्वेच्छा से वॉलंटरली वह अपना कन्फेशन स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये कुछ शर्तें हैं। पहली क्या है, इट विल बी टेकन बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड नो अदर मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 164 का स्टेटमेंट नहीं ले सकता है, अगर लेगा तो 164 का वो नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, इट कैन बी टेकन अप टू एनी टाइम बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल। इंक्वायरी और ट्रायल स्टार्ट होने के पहले तक स्टेटमेंट कभी भी दिया जा सकता है 164 का, मतलब इन्वेस्टिगेशन के बाद भी। और तीसरी बात, मजिस्ट्रेट को यह बताना होगा कि जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो कन्फेशन स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये आपके विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए आप इसको समझ लीजिए कि आप ये कन्फेशन स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य नहीं है। मजिस्ट्रेट को ये बताना पड़ेगा एक्यूज व्यक्ति को कि जो आप कन्फेशन स्टेटमेंट देने जा रहे हैं ये आपके विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए आप चाहें तो ऐसा स्टेटमेंट मत दीजिए। और जो उसके बाद है, एक बाकायदा फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में मजिस्ट्रेट उसको कन्फेशन को लिखेगा और साइन करेगा मजिस्ट्रेट। तो कुछ का प्रोसीजर है, उस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। क्लियर बात ये? तो 164 एक सब्सटेंटिव एविडेंस है कन्फेशन वाले में, बाकी अदर स्टेटमेंट्स में सब्सटेंटिव नहीं है, लेकिन एक पावरफुल एविडेंस है, इसलिए 164 में कुछ सिस्टम है। तो 164 के बारे में आपको बाकायदा शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं आप। इसे बताना पड़ेगा आपको कि चूंकि सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट जो है पुलिस के समक्ष दिया गया कन्फेशन वो साक्ष्य रूप में ग्राह्य नहीं करता है, इनएडमिसिबल है, लेकिन कन्फेशन के द्वारा भी अपराध को स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन कन्फेशन के लिए बाकायदा सीआरपीसी में प्रोसीजर दिया गया हुआ है, जो कि सेक्शन 164 में दिया गया है। ठीक, यहाँ तक लिखा आपने। दूसरी बात, सेक्शन 164 में दो प्रकार के स्टेटमेंट है, एक कन्फेशन और एक कन्फेशन के अलावा स्टेटमेंट्स। कन्फेशन वाला स्टेटमेंट जो होता है वो सब्सटेंटिव एविडेंस माना जाता है, दैट इज मतलब अपने आप एविडेंस वो प्रयोग किया जा सकता है किसी चीज को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए। और जो 164 में जो कन्फेशन के अलावा जो स्टेटमेंट्स हैं उनका प्रयोग कोरोबोरेशन, सेक्शन 157 एविडेंस एक्ट या कॉन्ट्रडिक्शन, सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट के अनुसार किया जा सकता है। इसका मैंने आपको केस लॉ लिखाया, जो दो केस लॉ लिखाया ना आपको, दो केस लॉ का जिक्र करिए, स्टेट ऑफ दिल्ली का एक केस आपका और एक राम प्रसाद वाला केस। फिर सेक्शन 164 के रिकॉर्ड के लिए बाकायदा एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर का पालन करके ही वो स्टेटमेंट कन्फेशन का लिया जाएगा। रिकॉर्ड करने के पहले मजिस्ट्रेट को ये बताना पड़ेगा एक्यूज पर्सन को कि आप कन्फेशन स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि
ये कथन आपके, ये आपका जो कन्फेशन स्टेटमेंट है आपके विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए आप चाहें तो इसको ना दें। ये चीज, दूसरा चीज, ही हैज रीजन टू बिलीव, वॉलंटरली दे, वर्ड यूज किया गया है। कन्फेशन जो है वो वॉलंट स्वेच्छा से दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट को। ही शुड हैव रीजन टू बिलीव कि दैट द पर्सन, एक्यूज पर्सन इज गिविंग द कन्फेशन स्टेटमेंट वॉलंटरली, और फिर उसको साइन करेगा। ओरल एविडेंस के साथ अगर कन्फेशन स्टेटमेंट प्रूफ करने का प्रयास करेगा मजिस्ट्रेट तो वो मान्य नहीं है। स्टेट ऑफ यूपी संघाड़ा सिंह केस, तब जाके आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। फिर सेक्शन 164(5) बात करता है स्टेटमेंट्स बिफोर द मजिस्ट्रेट अदर देन कन्फेशन, उसका जो लिखा हुआ है एनी स्टेटमेंट अदर देन द कन्फेशन, जो ऐसा करके है जिसमें कि शैल बी रिकॉर्डेड इन सच मैनर, जैसा कि ठीक लगे। कन्फेशन स्टेटमेंट का तो बाकायदा एक प्रोसीजर है, सिस्टम है, फॉर्मेट है, लेकिन कन्फेशन के अलावा जो रिकॉर्ड होना है स्टेटमेंट, जिस प्रारूप में ठीक लगेगा उस परिस्थितियों के अनुसार उस प्रारूप में मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, और चाहे तो ओथ पर भी ले सकता है इफ ए थिंक्स फिट। 164 क्लॉज 1, 164 क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 ये आपके कन्फेशन स्टेटमेंट के बारे में जिक्र कर रहे हैं। 164 क्लॉज 5 जो आपका है स्टेटमेंट्स अदर देन कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट, तो उसके थोड़ा शर्तें थोड़ा सा उतनी ज़्यादा कठोर नहीं है क्योंकि वो सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है। कन्फेशन के अलावा जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं उसका प्रारूप जैसा मजिस्ट्रेट को लगे उस प्रारूप में उसको लिखेगा वो, और चाहे तो ओथ दिला भी सकता है, उसका पावर है कि ऑन ओथ वो स्टेटमेंट ले। तो ये आपको डिस्क्राइब करना है, दो प्रकार के स्टेटमेंट हैं, दोनों की सब्सटैंटिव वैल्यू क्या है, दोनों का प्रोसीजर क्या है, फॉर्मेट क्या है, ये सारी बात है। और कैसे फिर आपका स्टेटमेंट्स गिवन बाय द एक्यूज पर्सन अदर पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्शन 161, 161 में जो पुलिस के समक्ष जो दिया गया स्टेटमेंट उससे कैसे ये भिन्न है। तो अब सर सवाल लिखिए तो। डिस्कस द स्टेटमेंट्स recorded before the police and the statements recorded before the magistrate, and discuss the various types of statements। तो पुलिस वाले में क्या होगा, तीन टाइप के स्टेटमेंट्स है, एक एफआईआर, एक ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, एक अदरवाइज, जो हम पहले डिस्कस किया गया। और बिफोर मजिस्ट्रेट में दो प्रकार के हैं, कन्फेशनल स्टेटमेंट्स एंड नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स। तो 5 प्रकार के स्टेटमेंट्स हो गए जो कि इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से लिए जाते हैं। उनके इन्वेस्टिगेशन की वैल्यू उनकी अलग है, एविडेंशियरी वैल्यू अलग है, तरीका अलग है, फॉर्मेट अलग है, लेने वाला अधिकारी अलग है, केस लॉस में अलग है। तो एकदम प्रॉपर पिक्चर आपके दिमाग में बनी रहनी चाहिए, तब जाके। अब जो कई लोग क्वेश्चन लेके आंसर दिखा रहे हैं तो अच्छा प्रयास है, लेकिन जैसे जैसे लिखेंगे तभी आपका रिफाइन होगा। लगता बहुत आसान है कि 161 बड़ा आसान है, 164 बहुत आसान है, एफआईआर तो बहुत आसान है, लेकिन जब उसको बारीकी से लिखने का प्रयास करेंगे आप, जब तक क्लियर कट पिक्चर दिमाग में नहीं है उसकी प्रॉपर आंसरिंग आपकी नहीं हो पाएगी, लंदी होने लगेगी वो। और जैसे दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी, आंसर उसके शॉर्ट हो जाएंगे, पॉइंट वाइज बाकायदा हो जाएंगे। सीधा लिखिए 164 में। 164 एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि मजिस्ट्रेट के सामने लिया जाता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या इन्वेस्टिगेशन से लेकर
इंक्वायरी और ट्रायल के समय तक लिया जा सकता है। इसमें दो प्रकार के स्टेटमेंट हैं, एक कन्फेशनल, एक नॉन कन्फेशनल। कन्फेशनल स्टेटमेंट का बाकायदा एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अनुसार नहीं लेगा तो उसके एविडेंस वो 164 का एविडेंस नहीं माना जाएगा। और 164 का कन्फेशनल स्टेटमेंट सब्सटैंटिव एविडेंस है। 164(5) में नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स के बारे में उसका फॉर्मेट अलग है, वह सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है, लेकिन कोरोबोरेशन कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज हो सकता है। तब आपका क्लियर कट पिक्चर आपने पूरा दे दिया। ऐसे आपका 161 का एक दो बार जब करना शुरू करेंगे तो आपके आंसरिंग प्रॉपर होने लगेगी। अब आइए सेक्शन 167। तो सेक्शन 161 में कोई खास बात नहीं है, फटाफट लिखते जाइए। तो देखिए सेक्शन 161 CRPC provides the procedure, बल्कि लिखिए कोई भी अन्वेषण सैद्धांतिक रूप से 24 घंटे के अंतर्गत पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। The investigation should be completed within 24 hours as given in section 57 of CRPC। सेक्शन 57 CRPC में दिया हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। तो अगर सेक्शन 24 घंटे में पूरा नहीं हो पाता है तो क्या प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन में, या क्या राइट्स बन जाते हैं एक्यूज पर्सन के। तो अगर इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 57 के अनुसार कंप्लीट नहीं हो पाता विद 24 आवर्स, तब आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया और सेक्शन 167 CRPC कम्स इनटू प्ले। क्लियर है बात ये? तो ये बात आप पहले स्टार्टिंग में उसको ब्रीफ करेंगे। सेक्शन 57 के अनुसार इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, नहीं हो पाता है तो आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सेक्शन 167 CRPC में जो प्रक्रिया दी हुई है वो अप्लाई होती है, और उसके अनुसार एक्यूज पर्सन को या अरेस्टेड पर्सन को अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ये आपने पहले ब्रीफ कर दिया 2-4 लाइन में। इसका बताया कि 167 में लिखा हुआ है कि द एक्यूज पर्सन शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, सबसे जो नज़दीकी मजिस्ट्रेट होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके समक्ष पेश किया जाएगा। और अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं अवेलेबल है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया जा सकता है। दैट मीन्स अगर 24 आवर्स में नहीं हो रहा है तो आपने अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने, प्रेफरेबली बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और अगर नहीं संभव हो पा रहा है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने। पहली चीज। दूसरी चीज, इसके बाद इस पर ध्यान देना आपको, पुलिस रिमांड की हम लोग बार बार बात करते हैं, तो पुलिस रिमांड का तो कोई जिक्र नहीं है आपके CRPC में। पढ़िए तो जरा, तो सेक्शन 167 क्लॉज 2, द मजिस्ट्रेट टू whom an accused person is forwarded under this section, whether he has jurisdiction or not, from time to time authorize the detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit, not exceeding 15 days। मतलब अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, एक शर्त और है, आवश्यक नहीं है कि उसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए जिसको कि उस मुकदमे को ट्रायल करने का, विचारण करने का राइट मिला हो। दैट इज नॉट नेसेसरी। तो लिखा हुआ है कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो उस मजिस्ट्रेट को उसी कस्टडी में, जिस प्रकार की कस्टडी में है, मतलब पुलिस कस्टडी की बात हो रही है, 15 दिन के लिए उसी कस्टडी में भेज सकता है। इसी को हम लोग पुलिस रिमांड बोलते हैं। मतलब इन्वेस्टिगेशन
पकड़ा, इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाया तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट चाहे तो उस एक्यूज व्यक्ति अरेस्टेड पर्सन को पुनः उसी कस्टडी में भेज सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर पुलिस कस्टडी की ही बात की जा रही है, इसी को रिमांड कहा जाता है। और उस मजिस्ट्रेट को मैक्सिमम पावर क्या है, टोटल 15 डेज का, 15 दिन का उसी कस्टडी में भेजने का अधिकार है। उसी कस्टडी मतलब पुलिस रिमांड में, टोटल 15 डेज, नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। मतलब चाहे तो 3 दिन के लिए भेज सकता है, पुलिस ने पेश किया, बोला भाई 3 दिन कस्टडी में रखिए आप। पुलिस रिमांड 3 दिन की भी हो सकती है, 4 दिन की हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 15 डेज, मतलब 15 दिन से ज्यादा जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी पुलिस रिमांड में भेजने का राइट नहीं है। 15 दिन के बाद जुडिशियल कस्टडी में ही जाएगा, मतलब जेल। पुलिस रिमांड का मतलब होता है कि पुलिस में इन्वेस्टिगेशन पूछताछ के लिए रहेगा पुलिस के पास। तो 15 दिन के बाद मजिस्ट्रेट को भी पावर नहीं है कि पुलिस मतलब पूछताछ करने वाली प्रक्रिया जो 15 डेज अगर अरेस्ट कर रखा है तो कंप्लीट करना है। ये ध्यान रखना आपको कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पुलिस रिमांड में भेजने का मैक्सिमम पावर है 15 डेज का। इसके बाद जुडिशियल कस्टडी में ही भेज सकता है। ठीक। दूसरा, अगर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाता है, उसको पावर कितना है, उसको मैक्सिमम आपका 7 डेज का पावर है। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है तो पुलिस कस्टडी में मतलब सेम कस्टडी में भेजने का राइट या पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को केवल 7 डेज का है, वह 15 दिन के लिए नहीं भेज सकता है। दैट इज पुलिस रिमांड का पावर 15 डेज का जुडिशियल मजिस्ट्रेट को है और 7 डेज का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को है। अब मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने 6 दिन के रिमांड पर भेजा और 6 दिन के बाद उसने जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर दिया, तो अब दोबारा अगर पुलिस कस्टडी में भेजना है, पुलिस रिमांड पर भेजना जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, तो जितने दिन पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भेज चुका है वो 15 दिन में से कम हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम 15 डेज। अगर 7 दिन पुलिस कस्टडी में रखा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने, उसके बाद भेज दिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट नया वाला है वो मैक्सिमम 7 दिन और भेज सकता है, मतलब 8 दिन और भेज सकता है, 15 डेज। तो ये आपका एग्जाम जनरली पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी और मेन से भी आता है, तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद फिर आपका अगर आप पढ़ोगे 167 में सेक्शन 2 में जो परंतुक है लिखा हुआ है बकायदा, द मजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज पर्सन अदरवाइज देन इन द पुलिस कस्टडी। मतलब पुलिस कस्टडी में 15 डेज का जो भेज चुका है, यस 15 डेज से ज्यादा नहीं होगा। अब अगर 15 डेज का पुलिस रिमांड खत्म हो चुका है तो आप पढ़ोगे परंतु के 167 के, उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट अरेस्टेड पर्सन को कस्टडी में भेज सकता है अदर देन द पुलिस कस्टडी, मतलब जुडिशियल कस्टडी। 15 दिन के बाद चाहे तो जेल में भेज सकता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब 15 डेज के बाद जुडिशियल कस्टडी में ही भेजा जा सकता है, पुलिस कस्टडी में नहीं। ये दिमाग रखना आपको। 15 डेज के बाद अगर उसको लगता है कि अभी भी इसको आवश्यकता है पकड़ने की, तो जो बेल कराने की स्थिति आती है, तो क्लियर हो जाए कि 15 डेज के बाद मजिस्ट्रेट को भी पुलिस कस्टडी में भेजने का पावर नहीं है। ही हैज टू सेंड इट इन द जुडिशियल कस्टडी, मतलब अदर देन पुलिस कस्टडी। फिर 2 डेज आपके हैं 90 डेज एंड
60 डेज। अगर एक्यूज पर्सन को जेल में बंद कर दिया गया, वो जेल में बंद है वो, तो उसको बिना चार्जशीट, मतलब बिना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किए हुए, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा विद इन 90 डेज, मतलब 24 घंटे में हो जाना चाहिए। नहीं हो पाता है तो ये प्रोसीजर है। और 90 डेज में तो चार्जशीट, पुलिस रिपोर्ट आपकी पेश हो जानी चाहिए मजिस्ट्रेट के सामने। 90 डेज का किन के लिए? उन अपराधों के लिए जिनमें की सजा आजीवन कारावास है, मृत्युदंड है या 10 साल से ज्यादा। इन अपराधों में मैक्सिमम आप 90 दिन तक ही जेल में रख सकते हैं किसी व्यक्ति को, बिना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। अगर चार्जशीट दाखिल हो गई तब तो ठीक है, मतलब 90 दिन के पहले आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर देना है हर हालत में। नहीं करेंगे तो द पर्सन गेट्स ऑटोमेटिक द राइट ऑफ बेल, उस व्यक्ति को स्वतः ही बेल का अधिकार मिल जाता है, उसकी बेल हो जाएगी। इसी को बोलते हैं डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल मतलब व्यक्ति 90 दिन से जेल में है और अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट का मतलब होता है 173 क्लॉज 2 173 दो में पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो गया है। कारण इसका बता रहे हैं आपको। जैसे ही पुलिस रिपोर्ट पेश होती है, देखिए चार्जशीट लगने तक, इन्वेस्टिगेशन जब तक कंप्लीट नहीं होता है, ये माना जाता है कि एक्यूज व्यक्ति पुलिस के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन जैसे ही चार्जशीट पेश होगी, संज्ञान मजिस्ट्रेट ले लेगा, तो अब वह न्यायपालिका के कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए न्यायपालिका चाहे तो तुरंत छोड़ दे, चार्जशीट लगने के बाद भी छोड़ दे। कई बार चार्जशीट जब लग जाती है, इसको ध्यान समझिएगा, कई बार चार्जशीट जब लग जाती है और मजिस्ट्रेट संज्ञान ले लेता है सेक्शन 190 में, और व्यक्ति जेल के अंदर है और वह बेल की डिमांड करता है, तो कई बार पुलिस अपोज करती है बेल का। तो जो अच्छा जज होगा, जो पढ़ा लिखा जज होगा, वो कहेगा आपसे क्या मतलब, आपका रोल खत्म, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, पुलिस का रोल खत्म। उस व्यक्ति को हम जेल में रखें या नहीं रखें, ये न्यायालय की मर्जी है, उसे पुलिस की कोई भूमिका नहीं है। बस न्यायपालिका को, कोर्ट को सुनिश्चित करना है कि वह व्यक्ति, अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वो हर डेट पर आएगा। पुलिस कहे कि बेल मत दी तो पुलिस का कोई राइट नहीं अपोज करने का। इन्वेस्टिगेशन तक पुलिस कंट्रोल में था, अब तो 90 डेज तक, 90 डेज में कंप्लीट कर लेना है ऐसे अपराधों में जिनमें की सजा आजीवन कारावास है, मृत्युदंड है, 10 साल से ज्यादा है। नहीं तो 90 दिन के बाद ऑटोमेटिक बेल का हकदार बन जाता है। इसी को बोलते हैं डिफॉल्ट बेल। कई सारे केस लॉज आए हैं, तो कई बार ऐसा हो कि चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद वह पुलिस रिपोर्ट जो होती है वो एसपी के पास जाती है, एसपी ने साइन कर दिया, अभी न्यायालय में नहीं पहुंच पाई है और 90 दिन बीत गया है, तो भी कोर्ट ने कहा है कोई नहीं माना जाएगा, आपने भेजा या नहीं भेजा। 90 दिन में अगर कोर्ट में नहीं पहुंची चार्जशीट, तो डिफॉल्ट बेल मिल जाएगा उसको, भले ही आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कहते रहिए आप। वो रिपोर्ट कोर्ट में जानी चाहिए थी, आपने कंप्लीट करके एसपी ने अपने घर पर रख रखा है, तो इट हार्डली मैटर्स। ठीक 90 डेज। और 60 डेज जो बाकी के अपराध हैं, ऐसे अपराध जिनमें की सजा 10 साल से कम है, इनमें तो आपको 60 दिन के अंदर ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर देना है। दैट मीन्स अगर 60 डेज में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है, तो द अरेस्टेड पर्सन, जो व्यक्ति जेल के अंदर है, उसको बेल का अधिकार मिल जाता है, मतलब डिफॉल्ट बेल उसको मिल जाती है। तो 60 डेज, 90 डेज, 7 डेज, 15 डेज, 24 आवर्स,
ये 4 प्रकार के फिगर्स हैं सेक्शन 167 में। 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए। नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना आवश्यक है। वह मजिस्ट्रेट आवश्यक नहीं हो कि वही मजिस्ट्रेट हो जिसको कि मुकदमा का विचारण करने का राइट है, कोई भी हो सकता है। मजिस्ट्रेट को पुलिस रिमांड में देने का राइट 15 दिन का है टोटल, 15 दिन से कम भी कर सकता है वो। मजिस्ट्रेट केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने भी पुलिस पेश कर सकती है, लेकिन उसको पुलिस रिमांड पर देने का राइट केवल 7 डेज का है। 15 दिन से ज़्यादा अगर व्यक्ति को अरेस्टेड रखना है तो पुलिस कस्टडी, अदर देन पुलिस कस्टडी मतलब जेल में जाएगा, जुडिशियल कस्टडी में जाएगा। 90 डेज तक रह सकता है मैक्सिमम, जब तक चार्जशीट सबमिट ना हो। जिन अपराधों में मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 साल, इससे कम वाले में 60 दिन। ये प्रक्रिया आपकी है। इसमें आपको याद रखना है आर्टिकल 22 क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन का, सेक्शन 57 सीआरपीसी, सेक्शन 57 सीआरपीसी में है कि 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है देन 167 में दिया गया जो प्रोसीजर है वो अप्लाई होता है। अच्छा, एक चीज और आपका है 167 का 2 का सी जो है, 2 का प्रोविजो जो है, प्रोविजो का सी, नो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास नॉट स्पेसिफिकली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट शैल ऑथराइज डिटेक्शन ऑफ द पुलिस कस्टडी। लिखिए जरा, तो कथन लिखिए, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास को पुलिस रिमांड या पुलिस कस्टडी में भेजने का अधिकार नहीं है जब तक कि उस सेकेंड क्लास के मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट ने यह अधिकार ना दे रखा हो। दैट मीन्स नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी पुलिस। वह जुडिशियल भी हो सकता है, वह एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, वह फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा है, वह फर्स्ट और सेकंड नहीं लिखा हुआ है। तो पुलिस चाहे तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास सामने भेजे या सेकंड क्लास के सामने पेश करे, कर सकता है वो। लेकिन अगर पुलिस रिमांड मांगने का प्रयास करेगी तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को पुलिस रिमांड का राइट नहीं है जब तक कि हाईकोर्ट ने उसको अधिकृत ना कर रखा हो। तो पुलिस रिमांड लेना है तो पुलिस को, आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो या ऐसा सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो जिसको कि उच्च न्यायालय ने अधिकार दे रखा हो कि हाँ आप भी पुलिस रिमांड पर भेज सकते हैं। ये आपके सिस्टम है। अब जरा 167(5) पर आइए, तो 167 क्लॉज 5, if in any case triable by a magistrate as a summon case, the investigation is not concluded within period of 6 months from the date on which the accused were arrested, the magistrate shall make an order stopping further investigation. इसका क्या मतलब है? If in any case triable by a magistrate as a summon case, the investigation is not concluded within a period of 6 months from the date on which the accused was arrested, the magistrate shall make an order stopping further investigation into the offence.
मतलब 167 क्लॉज 5 में और एक स्पेशल बात है, ऐसा कोई अपराध जो कि समन्स केस है, ऐसा कोई अपराध जो समन केस का है, उसमें अगर इन्वेस्टिगेशन 6 महीने में कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करने को रोक सकता है, रोक सकता है नहीं, द मजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। क्या मतलब है इसका? वहां तो आपने 60 डेज लिखा हुआ है, यहाँ एक्यूज पर्सन वॉज अरेस्टेड, तो यहाँ का मतलब यह है कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति अरेस्टेड है तो 60 दिन के अंदर तो उसको डिफॉल्ट बेल मिल जाएगा, अगर आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट पेश नहीं की है तो। लेकिन 167 में क्या है, अगर कोई समन केस है और जिस दिन व्यक्ति अरेस्ट हुआ था और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो बेल तो उसको मिल जाएगी, 60 डेज बेल मिल जाएगी। लेकिन जिस दिन वो अरेस्ट हुआ था, बेल भले ही मिल चुकी हो और 6 महीना बीत चुका है और इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट शैल मेक अ स्टॉप फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मतलब कहने का यह है कि समन केस में मजिस्ट्रेट जिस दिन व्यक्ति एक्यूज पर्सन अरेस्ट हुआ है उसके 6 महीने में अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है तो उस इन्वेस्टिगेशन को रोकने का निर्देश मजिस्ट्रेट को दे देना चाहिए, मत देगा, मजिस्ट्रेट शैल गिव टू स्टॉप फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अगर नहीं देगा तो ही विल रिकॉर्ड रीजंस कि वह ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। तो मतलब कहने का यह है कि हर समन केस में अगर व्यक्ति जिस दिन अरेस्ट हुआ है तो उसके 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट अगर नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट शैल गिव एन ऑर्डर, मजिस्ट्रेट आदेश करेगा कि अब आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, मतलब केस खत्म। या तो फिर मजिस्ट्रेट इस विशेष कारण बताए कि इस कारण अभी भी इन्वेस्टिगेशन आगे चलना चाहिए। तो 167 क्लॉज 5 पर आपको विशेष ध्यान रखना है, समन केस के लिए है, इन्वेस्टिगेशन 6 महीने में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, किस दिन से, फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्यूज वॉज अरेस्टेड, जिस अरेस्ट हुआ था उसके 6 महीने के अंदर मजिस्ट्रेट शैल गिव ऑर्डर टू स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन, अदरवाइज गिव रीजंस टू कंटिन्यू द इन्वेस्टिगेशन। और ऐसा कोई आदेश अगर मजिस्ट्रेट ने दे रखा है 167 क्लॉज 5 में, तो 167 क्लॉज 6 में इस प्रकार के आदेश, मजिस्ट्रेट के आदेश को सेशन जज वैकेट कर सकता है। क्वेश्चन लिखिए, तो एक स्टेटमेंट लिखिए, द मजिस्ट्रेट हैज गिवन एन ऑर्डर, मजिस्ट्रेट समन केस में अन्वेषण को रोकने का आदेश देता है। अन्वेषण रोकने का आदेश देना ही है, बल्कि लिखिए आप, अगर जिस दिन आरोपी व्यक्ति बंदी बनाया गया था उस दिन से 6 महीना बीत गया है और अन्वेषण समाप्त नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और वह समन केस है, तो मजिस्ट्रेट उसको रोक देगा, इन्वेस्टिगेशन को रोक देगा, इन्वेस्टिगेशन को रोक देगा। 167 क्लॉज 5। फिर 167 क्लॉज 6, जो आदेश मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन को समन केस में रोकने का दिया हुआ है उसको सेशन जज उस आदेश को वेकेट कर सकता है, रोक सकता है,
निरस्त कर सकता है। ठीक, तो ये आपके सेक्शन 167 के प्रोविजंस हैं। इसमें पहला ये है कि इन्वेस्टिगेशन विद इन 24 आवर्स कंप्लीट होना चाहिए। सेक्शन 57 के अनुसार नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा। मजिस्ट्रेट 15 दिन के अंदर 15 दिन का पुलिस रिमांड भेज सकता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7 दिन का पुलिस रिमांड भेज सकता है। सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को पुलिस रिमांड का राइट नहीं है जब तक कि हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने उसको निर्देशित, उसको वो अधिकार ना दिया हो। एक बात। दूसरी बात, अगर 15 दिन से ज़्यादा की कस्टडी में भेजना है तो वह पुलिस कस्टडी के अलावा जो कस्टडी होती है जुडिशियल कस्टडी, उसमें भेजना पड़ेगा। ये पावर मजिस्ट्रेट को है केवल उन अपराधों में जिनमें की सजा आजीवन कारावास है, मृत्युदंड है या 10 साल से ज़्यादा है और उसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और 90 दिन बीत गए हैं, तो उसमें बंदी व्यक्ति को डिफॉल्ट बेल का राइट है और वह छूट जाएगा जेल से। वो अपराध जिनमें की सजा 10 साल से कम है उनमें इन्वेस्टिगेशन 60 डेज के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। नहीं होगा तो डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। यहाँ तक हो गया। इसके अलावा समन केस में मजिस्ट्रेट अन्वेषण को रोक देगा अगर इन्वेस्टिगेशन का पीरियड 6 महीने क्रॉस कर चुका है उस दिन से जिस दिन वह व्यक्ति अरेस्ट हुआ था। From the date of arrest, the investigation should be completed within 6 months in a summon case. Otherwise, magistrate shall stop the investigation. और नहीं रोकता है, उसको रीजन देना पड़ेगा क्यों इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करा रहा है। मजिस्ट्रेट के इस प्रकार के आदेश को सेशन जज चाहे तो निरस्त कर सकता है 167 क्लॉज 6 में। ये आपका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है। इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 2H है। सेक्शन 2H इन्वेस्टिगेशन मतलब पुलिस करेगी फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, और कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए इसका कई तरीके हैं, सर्च, सीजर और रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, रिकवरी इत्यादि। रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट में 161 है, 164 है। इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए, नहीं होता है तो क्या 167 प्रोसीजर्स दे रखे हैं। इन्वेस्टिगेशन के विभिन्न चीजों के सर्च के अधिकार किसको है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ में सर्च का किसको राइट है, डीएम को है। तमाम जो चीजें पढ़ी आपने, किस चीज की क्या वैल्यू है, एविडेंशियल वैल्यू किसकी क्या है, प्लस इन्वेस्टिगेशन में सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट, सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट, सेक्शन 32 क्लॉज 1 एविडेंस एक्ट, सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट, सेक्शन 157 एविडेंस एक्ट और एक जगह सेक्शन 165 एविडेंस एक्ट का जिक्र आया है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के संबंध में आपको इन धाराओं का सीआरपीसी में और एविडेंस एक्ट में अगर ज्ञान है तो इन्वेस्टिगेशन पर आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यही 4-5 सेक्शंस लिख देंगे और दो चार केस लॉ बताया गया है। क्लियर बात ये। तो इन्वेस्टिगेशन में आपका आर्टिकल 21 का भी जिक्र करना है, आर्टिकल 22 का भी जिक्र होना है, सेक्शन 311 सीआरपीसी का भी जिक्र होना है। अब ये सारा जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या प्रक्रिया है,
उसके बाद है कि पुलिस रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसकी एक रिपोर्ट बनती है, उसी को बोलते हैं हम लोग पुलिस रिपोर्ट। और पुलिस रिपोर्ट आपकी सेक्शन 173 क्लॉज 2, 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट पेश होती है। मतलब इन्वेस्टिगेशन जो आपने पूरा किया वो एक रिपोर्ट हो गई पुलिस की, दैट इज कॉल्ड पुलिस रिपोर्ट, जो कि 173(2) सीआरपीसी में पेश होती है। और 173(2) में जो पुलिस रिपोर्ट है वो चार्जशीट नहीं है, वो पुलिस रिपोर्ट है। अगर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ साक्ष्य पाए तो उसी को बोल देते हैं चार्जशीट। और साक्ष्य नहीं पाए उसी को बोलते हैं फाइनल रिपोर्ट। 173 की वह रिपोर्ट जिसमें कि साक्ष्य नहीं है तो फाइनल रिपोर्ट है, और साक्ष्य है तो वही चार्जशीट है। अब जरा आइए पढ़िए तो सेक्शन 169 और सेक्शन 170, सेक्शन 169 और सेक्शन 170। सेक्शन 169 लिखिए जरा तो, सेक्शन 169 प्लस सेक्शन 173 क्लॉज 2 बराबर फाइनल रिपोर्ट। सेक्शन 169 प्लस सेक्शन 173 क्लॉज 2 इज द फाइनल रिपोर्ट, मतलब पर्याप्त एविडेंस नहीं मिले। और दूसरा सेक्शन 170 प्लस सेक्शन 173 क्लॉज 2 इज द चार्जशीट। तब आपको देखना होगा कि जब फाइनल रिपोर्ट होती है तो वो किस फॉर्मेट में होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या पुलिस की ड्यूटी है। और जब वही चार्जशीट होगी तो 170 और क्लॉज 173 क्लॉज 2। तो सेक्शन 161 सॉरी 169 प्लस 173 क्लॉज 2 ये है फाइनल रिपोर्ट। सेक्शन 169 सॉरी सेक्शन 170 प्लस सेक्शन 173 क्लॉज 2 इसको बोलते हैं चार्जशीट, क्योंकि आमतौर पर सुनते हैं आप। अब इन्हीं के साथ ले लीजिए सेक्शन 173 क्लॉज 8। सेक्शन 173 क्लॉज 8 में लिखिएगा तो, व्हाट इज री इन्वेस्टिगेशन एंड व्हाट इज फर्दर इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज री इन्वेस्टिगेशन एंड व्हाट इज फर्दर इन्वेस्टिगेशन, विच इज लीगल एंड विच इज इलीगल। फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या होता है और री इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इनमें से कौन सा वैधानिक है, लीगल है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज जनरल डायरी, व्हाट इज केस डायरी, व्हाट इज फाइनल रिपोर्ट, व्हाट इज चार्जशीट, व्हाट इज प्रोटेस्ट पिटिशन एंड व्हाट इज डिफॉल्ट बेल। मतलब अंतिम रिपोर्ट क्या है, पुलिस रिपोर्ट क्या है, पुनः अन्वेषण क्या है, पूरक अन्वेषण क्या है, आरोप पत्र क्या है,
पूरक आरोप पत्र क्या है और प्रोटेस्ट पिटीशन क्या है और डिफॉल्ट बेल क्या है। ये चीज आपको और समझनी है। ये सब आपका सेक्शन 169 सीआरपीसी, सेक्शन 170 सीआरपीसी, सेक्शन 172 सीआरपीसी, सेक्शन 173 2, सेक्शन 173 8, इन्हीं में ही ये सारे आपके जो मैंने टर्म्स लिखाए हैं। तो ये थोड़ा सा और पढ़ना हम लोगों को। उसके बाद स्पेशल प्रोसीजर्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, सेक्शन 174, 175, 176 वगैरह में, एक्सीडेंट से, सुसाइड से, मर्डर वगैरह में जो पंचनामा इन्वेस्टिगेशन जो सिस्टम है वो, तब जाके आपको इन्वेस्टिगेशन का पिक्चर क्लियर होगा। उसके बाद अरेस्ट वाला पोर्शन हम लोग करेंगे और इसको करने के बाद एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, तब जाके आपको इन्वेस्टिगेशन का पूरा सिस्टम कंप्लीट होगा। सबसे जो टफ पार्ट है वो इन्वेस्टिगेशन ही है। अपराध में आप जानते ही हैं, इन्वेस्टिगेशन में सबसे टफ पार्ट अपराध ही है। बाकी तो ट्रायल स्टार्ट हो, ट्रायल में तो सिस्टम बना हुआ है। ट्रायल में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं, केवल आप दो चार बातें याद रखनी है समझने के लिए। ट्रायल में कुछ ज़्यादा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन अभी आपको और समझना है, अरेस्ट के बारे में समझना है, सर्च एंड सीजर, समन, वारंट, और फिर से एक बार सारी बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन इज द टफेस्ट पार्ट, इसमें समझना है। बाकी तो सीआरपीसी में केवल प्रोसीजर है, केवल आपको प्रोविजंस जानने हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। अब अगली बार से नेक्स्ट संडे क्लास जो चला करेगी आपकी आईपीसी एंड लोकल एक्ट्स, उसके पहले सीआरपीसी कॉन्स्टिट्यूशन ही चलेगा, लेकिन संडे वाली क्लास आपकी आईपीसी या लोकल एक्ट्स चलेगा। और जो आपका जनरल स्टडीज करंट अफेयर्स का है वो सारी बातें। तो जो हम लोग कर रहे हैं उसको धीरे धीरे आप लोग लिखते जाइए विद द टारगेट कि लॉ पेपर 2 एंड लॉ पेपर 3 उसमें से 150 नंबर लेकर आना है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे जो 60 नंबर के एग्जाम में आपके आता है वो आपका फंसा हुआ ऐसे होना चाहिए। आपने पहले गैस करके तैयार करके लिखा हो, 10 ऐसे हम लोग लिखे उससे एक आपका फंस जाएगा डायरेक्टली। और जनरल स्टडीज में 150 मार्क्स का जो करंट अफेयर्स बेस्ड होगा वो आपको याद होना चाहिए। और करंट अफेयर्स जो हम लोग क्लास में करें उससे ज़्यादा आपको छूना नहीं है। आप बस केवल सेक्शंस, आर्टिकल्स और जितने केस लॉ लिखे जाए उन्हीं केस लॉ पर कंसंट्रेट करिए। बहुत ज़्यादा केस लॉ लिखने का प्रयास मत करिए। हर चीज़ में केवल एक या दो केस लॉ ही याद रहें, आपको प्रोविजंस याद रहें, एक दो केस लॉज याद रहें। बस स्लोली स्लोली करते चलिए। कोर्स आपका टाइम से कंप्लीट होगा। कोर्स नहीं, क्वेश्चन आंसर्स आपको टाइम से कंप्लीट होगा। आपको हर टॉपिक पर आंसर आना चाहिए। कोर्स कंप्लीट से मतलब नहीं है, यू शुड नो द आंसर, व्हाट शुड आई राइट। एफआईआर के बारे में है तो हमको क्या लिखना है, नेचर ऑफ स्टेटमेंट्स एंड देयर एविडेंशियरी वैल्यू विच आर प्रोवाइडेड इन सीआरपीसी फॉर इन्वेस्टिगेशन। इस पर आया तो आप बेसिक लिख सकें कि 161 ये है, 164 ये है, इसका ये फीचर्स है, ये नेचर है, ये एविडेंशियरी वैल्यू है। तो ये 5-5 मिनट का क्लास में किया जाता है, लेकिन ये घंटे घंटे की क्लास है। ट्रायल को लोग लंबा खींचते हैं, ट्रायल में बहुत टाइम ही लगता है। ट्रायल तो आप बेल उठाएंगे, आप सब बात समझ में आने लगेगी। इसको हम लोग ऐसे करेंगे, बस नोट्स और सेक्शंस बनाते जाइए। मुझे कल सब आप लोग व्हाट्सअप करिएगा, आंसर मत लिख के दिखाइएगा, आप बस केवल मुझे सेक्शंस, सेक्शन 154 से लेकर हम लोगों ने अभी तक जितने डिस्कस करते समय जो सेक्शंस लिखे हुए हैं और जो केस लॉ लिखे हुए उस पर एक एक लाइन एविडेंस एक्ट के और सीआरपीसी के वो आपको दिखाना है। बस वो लिख दिया कि सेक्शन 25 में ये है एविडेंस, 132 क्लॉज 1 में ये है, 165 ऐसे करके बस एक लाइन में आप एक पन्ने पर केवल 161, 162, 167, 164 ये आप लोग कल दिखाइएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।